चलिए आज हम जानते हैं कि हम और आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। जब इंसान के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। इंडियन पेनल कोड के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। और मैं आपको बता दूं कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसमें ये बताया जाता है कि अपराध क्या है, जुर्म क्या है और जुर्म करने वालों की सज़ा कितनी निर्धारित है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत पहला एफआईआर आईपीसी के तहत ही दर्ज होता है और उसके बाद इस मामले की जांच के लिए पुलिस सीआरपीसी के तहत इनकी कार्रवाई करती है, सबूत इकट्ठा करती है। आईपीएस के तहत ही एफआईआर दर्ज होंगे, लेकिन इसकी जांच, तहकीक, गवाह और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए सीआरपीसी की धाराएं लगाई जाती है। अब कोई मामला दर्ज हो गया, एफआईआर हो गया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जब दर्ज हो जाएंगे, वो सेक्शन चाहे कोई भी हो, वो अनुच्छेद आर्टिकल चाहे कोई भी हो, मसलन कोई सिविल केस नहीं, दो तरह के केस होते हैं, सिविल केस, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल तो ये अपना मामला, घरेलू मामला हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। क्रिमिनल लॉ जो केस होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें खास होती है। इसमें कोई किसी को बलात्कार करता है, कोई चोरी करता है, किसी के ऊपर कोई किसी को मारता है, मारने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है, ये क्रिमिनल लॉ है। अगर कोई क्रिमिनल लॉ केस करता है, मसलन 376 सेक्शन 376 जिसको बलात्कार कहते हैं, कोई अगर करता है तो इसके प्रोसेस क्या है, ये सीआरपीसी के तहत इसकी जांच होती है। एफआईआर आईपीसी के तहत दर्ज हो गया। अब सीआरपीसी में पुलिस ये जांच करेगी कि मामला क्या था, कैसे हुआ। तो इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। आईपीसी 376 इंडियन पेनल कोड के तहत आप उसमें ये देखा जाएगा कि महिला की इच्छा थी या नहीं, महिला की मर्जी थी या नहीं, महिला की सहमति थी या नहीं। अगर सहमति के विरोध कोई काम किया गया या फिर झांसा देकर कोई काम किया गया, शादी का झांसा देकर कोई काम किया गया, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, तो भी बलात्कार माना जाएगा, तो भी आईपीसी धारा 376 उसके ऊपर लगेगा और उसको दंड सजाएं होंगी। सजाएं उनके लिए निर्धारित है। या फिर कोई 16 साल की उम्र से कम की लड़की है, महिला है, 16 वर्ष हुई नहीं है, तो उनकी सहमति हो या ना हो, क्रिमिनल लॉ उनके ऊपर लागू होंगे। 376 बलात्कार का केस उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होंगे। और जब हत्या या चोट पहुंचाने का भय दिखाकर करें, डर दिखाकर करें, प्रेशर में लाकर करें, दबाव में अगर महिला ऐसी करती हैं, तो भी 376 बलात्कार का एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होने के बाद एफआईआर दर्ज होंगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़िता से, जिस लड़की से काम, दुर्घटना, दुष्कर्म किया गया है, उनसे बयान होगा। 164 सीआरपीसी के तहत उनका फिर बयान होगा कि लड़की एफआईआर दर्ज कराने के वक्त कुछ कहा है या नहीं, और जो कहा है वो 164 के बयान में उसका पाया गया कि नहीं, मैच खा रहा है कि नहीं। 161 के भी बयान होंगे और इन तीनों बयानों में देखा जाएगा कि लड़की की इन तमाम बातें मैच खा रही है या नहीं। मेरे भाइयों,
अब चार्जशीट तैयार होके आएंगे। चार्जशीट तैयार होने के बाद इन तमाम सबूतों और गवाहों को दोनों पक्ष के वकील पेश करेंगे। जिनका पलड़ा भारी होगा उनको उनका न्याय हक उनका मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर ऐसा होता है कि लड़की को मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल कराया जाता है 72 घंटे के अंदर अंदर। अगर 72 घंटे के अंदर अंदर लड़की को मेडिकल कराया गया तो उसका रिजल्ट सही आता है। 72 घंटे के अंदर अगर उसका मेडिकल हो जाए तो उसका रिजल्ट सही आता है। और फिर मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गए और 5वीं मरतबा और 4थी मरतबा फिर उसका क्या किया जाता है, DNA टेस्ट कराया जाता है। और DNA रिपोर्ट ये लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने से लेकर 6 महीने तक इसका रिजल्ट, इसका नतीजा सही आता है। DNA टेस्ट कराया जाता है कि शारीरिक संबंध है या फिर नहीं है। और फिर 5वें पॉइंट की बात है कि उसके कपड़े को जांच के लिए भेजा जाता है। जिस कपड़े में उन्होंने संबंध बनाया उसमें देखा जाता है कि इसमें ब्लड का असर है या नहीं, स्पर्म वगैरह का कोई निशान है या नहीं। तो ये 5 चीज़ें पॉइंट की ज़रूरी है। इसलिए कि अक्सर आजकल फर्जी FIR दर्ज होते हैं और खुसूसन 376 जो केस दर्ज होता है, FIR दर्ज होता है, इसमें अक्सर रिपोर्टें गलत आती है। इसलिए किसी के साथ अगर ऐसा मामला पेश आए तो इन 5 चीज़ों का ख्याल करें। पहली बात, लड़की FIR में क्या कह रही है, और फिर चार्जशीट तैयार होने से पहले 164 के बयान में क्या कह रही है और 161 के बयान में क्या कह रही है, मजिस्ट्रेट के सामने वो क्या बयान दिए हैं, और मेडिकल रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर कराया गया कि नहीं कराया गया, और मेडिकल रिपोर्ट 72 घंटे में क्या आया। इसके बाद फिर DNA टेस्ट कराया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर कि इसका रिजल्ट क्या है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर कोई जिला न्यायालय कोर्ट में, हिंदुस्तान में 5 तरह के न्यायालय, 6 तरह के न्यायालय हैं, अगर कोई नीची कोर्ट में, नीची अदालत में फैसला आ जाए तो उसके ऊपर शक की गुंजाइश रहती है। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट हो गया या फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गया, लोक पब्लिक कोर्ट हो गया, अदालती कोर्ट जिसको कहते हैं, या फिर और इसी तरह के कोर्ट है। इसमें अगर फैसला उसको सुना दिए गए, तो इसमें शक की गुंजाइश रहती है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में अगर कुछ फैसला सुना दिए जाएं, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में कुछ मामला सुना दिया जाए, सजाएं निर्धारित कर दिए जाएं, तो इसमें शक की गुंजाइश रहती है। इसलिए मामले को आगे बढ़ाया जाता है और वो हाई कोर्ट तक पहुंचता है वो मामला, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है। इसलिए कि नीची अदालत में शक की गुंजाइश रहती है, इसलिए मामले को आगे बढ़ाया जाता है। और हिंदुस्तान में 6 तरह के न्यायालय हैं। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है। हम आखिर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा थपथपाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे को दस्तक देते हैं, और हमें पूरी उम्मीद होती है कि अगर हमारे साथ गलत तरीके से हमारे ऊपर FIR दर्ज हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारी निगाहें रहती है, हमारी नज़र टिकटिकी लगाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है, और वहाँ से हमें इंशाअल्लाह बिल्कुल सही फैसला हमारे हक़ में आता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को हिंदुस्तान में रहने के नाते, हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते जानना हमारे लिए अनिवार्य है कि 376 सेक्शन होता है क्या। हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत में सब कुछ कानून बना हुआ है, और हाँ, अगर रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला सुना दिया जाए तो इसकी जो सजाएं निर्धारित है 376 सेक्शन ए इंडियन पेनल कोड के तहत, वो कम से कम न्यूनतम जो इनकी सज़ा है वो 7 साल है, अधिकतम सज़ा 10 साल से अधिक कारावास और 20 साल भी इनकी सज़ाएं हो सकती है। इसलिए आप चौकन्ना रहें कि अगर आपके ऊपर गलत तरीके से कोई इल्ज़ाम लगाता है, आपको बदनाम करने के लिए या आपके ऊपर साजिश से रचते हैं, तो आप इन 5 पॉइंट को नज़र में रखिएगा। पहले FIR दर्ज कराने में लड़की क्या बोलती है, 161, 164 CRPC की धारा के तहत उनके बयानबाजी होंगे, फिर दोनों पक्ष के वकीलें गवाही पेश करेंगे, सबूतों को इकट्ठा करेंगी, फिर लड़की का DNA टेस्ट कराया जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट देखा जाएगा, फिर कपड़े की जांच पड़ताल होंगे,
ये था 376 आईपीसी धारा इंडियन पेनल कोड के तहत, और सीआरपीसी की 164। और कोई भी मामला हिंदुस्तान में हो, पहले एफआईआर तो दर्ज हो जाएंगे आईपीसी के तहत, लेकिन सीआरपीसी 164 और 61 जरूरी है, इसलिए कि ये मामला सिविल का नहीं है, घरेलू मामला नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ मामला है और ये मामला आगे बढ़ सकता है, इसमें खतरा हो सकता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को पॉइंट दिमाग में रखिए। मुकदमा उसके बाद चलाया जाएगा और जितनी सजाएं उनके लिए कोर्ट निर्धारित करेंगी उतनी सजाएं उसको भुगतना पड़ेगा, उतना साल उन्हें जेल के सलाखों में रहना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर अगर कोई इंसान किसी को ऊपर 376 इंडियन पेनल कोड के तहत धारा 376 बलात्कार का एफआईआर दर्ज कराता है, तो मेरे भाइयों इन तमाम चीज़ों को सामने रखिए और उसके बारे में कुछ फैसला कीजिए। इनसे पहले कि हम किसी की ज़मीर पर, हम किसी इंसान के ज़मीर पर कुछ बात कहें, हम किसी इंसान के दिल को दुखाएं, किसी इंसान के ऊपर तोहमत लगाएं, मेरे भाइयों याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी की अच्छाई तलाश करो ना कि उनकी बुराई। मेरे भाइयों उनके अंदर कुछ बुराई भी अगर पाई जाए तो हत्तल इम्कान आप उसको छुपाने की कोशिश कीजिए, उनकी बुराई को आप आया ना कीजिए और आप उनकी अच्छाई को बयान कर दिया कीजिए। मेरे भाइयों ऐसा ही मामला हुआ, आपने देखा साधु संतों को कैसे जेल के सलाखों में डाला जाता है, अच्छे इंसानों को, जो इंसान परवान को चढ़ता है, जो इंसान बुलंदी को छूता है, उस इंसान को कैसे जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है, उस इंसान को जेल में कैसे पुलिस उसको घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है कि कोई इंसान ऐसा गुनाह किया ही नहीं, ऐसा अपराध किया ही नहीं, बावजूद आप उसको दोषी ठहराते हैं और उसको जेल के सलाखों में बंद करते हैं। मेरे भाइयों इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी, इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर आप फैसला करें। किसी चीज़ को जानने से पहले उसके ऊपर कलम उठाना, उसके ऊपर उंगलियां उठाना, मेरे भाइयों कितना बड़ा गुनाह का काम है, कितना बड़ा पापी इंसान का काम है कि हम और आप उस चीज़ को जाने बगैर उसकी तस्दीक कर रहे हैं और उसके ऊपर जो सो बातें कह रहे हैं। इतना याद रखना, जो कोई इंसान किसी को रुलाता है, अल्लाह फरमाता कि मैं उसको रुलाने वाला हूँ। दुनिया में किसी को बर्बाद करने के चक्कर में तुम खुद भी बर्बाद हो जाओगे, और जो कोई इंसान किसी को बर्बाद करने की राह इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उससे खुद बर्बाद कर देता है, अल्लाह ताला उससे खुद बर्बाद कर देता है। मेरे भाइयों ये वक्ती तौर पर इल्ज़ाम है, आप उनके चार्जशीट फाइल को पढ़िए। जब आप उनकी चार्जशीट को पढ़िएगा, कोर्ट के फैसले को पढ़िएगा, ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि उसमें ना उन्होंने, उस लड़की ने ना होटल साबित कर पाया, 2 साल तक जब उनके साथ ये दुष्कर्म काम किया गया, शारीरिक संबंध बनाया गया, बावजूद उन्होंने कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर दिखा पाया, ना कैन बता पाया, ना होटल बता पाया, ना वक्त बता पाया। इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद हम और आप, मेरे भाइयों वक्ती तौर पर ये सज़ा सुनाई गई है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इन कोर्टों में शक की गुंजाइश हो सकती है, लिहाजा मामला हमारा आगे बढ़ेगा और वहाँ से जो फैसला आएगा हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका फैसला आएगा और ये तमाम लोगों से अपील है जो भी इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इसकी तस्दीक कर रहे हैं बग़ैर प्रूफ के, बग़ैर जाने। मेरे भाइयों कहना ये चाहूँगा कि जब भी कोई कौम या जब भी कोई इंसान तरक्की की राह को चूमना चाहा, कामयाबी की मंजिल को अपनाना चाहा, उसके साथ ऐसा ही किया गया जिसकी मिसाल दुनिया में डॉक्टर जाकिर नाइक सफ़े अव्वल में नज़र आती है। मेरे भाइयों इसलिए हम कोशिश ये करें कि किसी की कोई भी ख़बर, इल्ज़ाम, तहमत बग़ैर तस्दीक किए हम उसकी तस्दीक, बग़ैर जाने हम उसकी तस्दीक नहीं कर सकते हैं। और ख़ुसूसन इमाम को रहबर को जिन्होंने भी बुरी निगाह से देखा, बद नज़र से देखा, उनके ऊपर तोहमत लगाया, मेरे भाइयों उसका अंजाम कैसा हुआ। और इस चीज़ से यूसुफ जैसे पाकीज़ा रसूल नहीं बच पाए। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अलैह को जेल की सलाखों में रहना पड़ा। हज़रत आयशा जिनसे इतनी अहादीस मरवी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है,
उम्महातुल मोमिनीन है, बावजूद इस गुनाह से, इस तोहमत से बच नहीं पाया, इस तोहमत से नहीं बच पाया मेरे भाइयों। इसलिए ये तोहमत किसी के ऊपर भी लग सकता है, इसलिए हम उसकी पहले जांच करें, तहकीक करें, उसके बाद हम तस्दीक करें। और जिन्होंने भी इमाम के साथ ऐसा अंजाम दिया, जिन्होंने भी रहबर के साथ ऐसा सलूक किया, उसका अंजाम कूफा वालों की तरह हुआ। उसामा इब्न ज़ैद के साथ, जिस उसामा इब्न कतादा के साथ जो हुआ, उसामा इब्न कतादा ने हज़रत साद की साद के खिलाफ शिकायत की और अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, मेरे भाइयों, इस हदीस को इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताबुल अज़ान के अंदर लाया। इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताबुल अज़ान के अंदर लाए। जब कूफा वालों ने साद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद हम लोगों को सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते हैं, साद हम लोगों को सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते हैं, माल गनीमत सही तरीके से तकसीम नहीं करते हैं। हज़रत उमर ने गवर्नरी छीन लिया और अम्मार को गवर्नरी अता कर दे, अम्मार को कूफा का हाकिम बनाया। फिर कूफा वालों ने शिकायत इतनी की मेरे भाइयों, हज़रत उमर ने साद को बुला कर भेजा और कहा, साद तुम्हारे बारे में कूफा वाले ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। हज़रत साद खड़े हुए और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, मैं उन लोगों को उस तरह नमाज पढ़ाता हूँ, उसी तरह नमाज पढ़ाता हूँ जैसे अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह के रसूल जिस तरह नमाज पढ़ाते हैं उसी तरह मैं कूफा वालों को नमाज पढ़ाता हूँ। हज़रत उमर कहते हैं कि आए साद, मुझे उम्मीद है कि आप उसी तरह नमाज पढ़ाएंगे। उन्होंने फिर 2-4 आदमियों के साथ कूफा भेज दिया कि जाओ कूफा वालों से पता करो कि क्या मामला है। जब कई लोग कूफा आए और मस्जिद के हर मुतवल्ली के पास गए, हर मस्जिद में गए और साद के मुतालिक पूछा कि साद तुम लोगों को कैसे नमाज पढ़ाते थे। सब ने अल्हम्दुलिल्लाह साद की तारीफ की। लेकिन थोड़ी देर आगे बढ़े, एक मस्जिद मिली, मस्जिद का नाम बनियाबस था। बनियाबस में एक मस्जिद बनी हुई थी, बनियाबस नाम की एक मस्जिद बनी हुई थी। वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, उसका नाम उसामा इब्न कतादा था। खड़े हुए और कहने लगे, आए लोगों, तुम लोग जब अल्लाह का वास्ता देकर पूछ ही रहे हो तो सुनो, साद सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ा पाते हैं, माल गनीमत को सही तरीके से तकसीम नहीं कर पाते हैं और ये जिहाद नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, हज़रत साद खड़े हुए और अल्लाह ताला से 3 दुआएं की, 3 बद्दुआएं की। ये अल्लाह, अगर ये बंदा तेरा झूठा है और सिर्फ नाम खरीदने के लिए, रिया और नमूद के लिए खड़ा हुआ है, तो ये अल्लाह तू इनकी उम्र को लंबी कर दे, इनको उम्र दराज कर दे, और ये अल्लाह तू इनको फितनों में मुब्तला कर दे, और अल्लाह तू इनकी फकीरी को बढ़ा दे। 3 बद्दुआएं की और वो बद्दुआएं मेरे भाइयों लग गई। मेरे भाइयों, वो 3 बद्दुआएं लग गई। वो आदमी बदहाल हुआ, इस हाल में ज़मीन में चलता था, सड़क में चलता था, लड़कियों को छेड़ा करता था। बुढ़ापे आ गए थे, झुर्रियाँ पड़ गई थी, भाव आंखों में आ जाती थी। मेरे भाइयों, इतना बुरा हो गया था। लोग उनसे पूछ रहे थे, तुम इस तरह क्यों हो गए, तुम्हारे हालात इस तरह क्यों हो गए। वो कहते थे, मुझे साद की बद्दुआ लग गई। इसलिए कोई कौम के इमाम, कौम के रहबर, कोई मुअज्जिन, कोई इमाम किसी को अगर तकलीफ देता है, उसकी शिकायत दर्ज कराता है, मेरे भाइयों, उसका भी अंजाम वैसा ही होगा, सठिया जाएगा। इतने साल, 80, 90, 100 साल पार हो गए, फिर भी लड़कियों को छेड़ता रहता था। मेरे भाइयों, इस कदर वो बिगड़ गए थे उनकी हालत। इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, बारी अल्लाह हम सब तमाम मुसलमानों के दिल में जो गंदी जहनियत और गंदे ख्यालात पैदा हुए, इनको दूर कर, और किसी के बारे में बुरी तरीके से साजिश ना कोई और किसी के बारे में बुरे खिलाफ रचने से सबको बचाएँ और सबको हुस्न ज़न रखे, बुरे गुमान से बचे। हमारे निल बलागुल मुबीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आखिर की है इल्तिजा, शेख जरजीस की तू सजा को मिटा, दुश्मनों की अदावत को नाकाम कर, हर सूने की सदाकत को अब आम कर, हर सूने की सदाकत को अब